नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में और मैं हूं विकास टेकरे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे औपनिवेशिक राज्य की स्थापना, क्योंकि हम बात कर रहे हैं एमए इतिहास चतुर्थ सेमेस्टर के एक प्रश्न पत्र भारत में राज्य, और इसमें हम ब्रिटिश काल की खास तौर से 1858 से 1947 के बीच घटित हुई विभिन्न घटनाओं को समझने का प्रयास कर रहे हैं। हम ब्रिटिश औपनिवेशिक राज्य की बात करेंगे कि किस तरह से उन्होंने औपनिवेशिक राज्य की अवधारणा का प्रतिपादन भारत के संदर्भ में किया। दोस्तों, उपनिवेशवाद क्या होता है ये सामान्य शब्दों में समझना बेहद ज़रूरी है। जब आप किसी का आर्थिक शोषण करते हैं तो वह उपनिवेशवाद होता है, जहाँ पर आप किसी क्षेत्र के, मान लीजिए आपके परिवार के पूरे आर्थिक डिसीजन कि कहाँ पर कौन सा पैसा खर्च होगा या फिर ये पैसा ऐसा खर्च होगा, आपको हर चीज़ के लिए किसी और से पूछना पड़ रहा है। तो एक प्रकार से आप आर्थिक रूप से उस व्यक्ति पर निर्भर करते हैं। तो इसी तरह जब एक क्षेत्र के पूरे आर्थिक निर्णय कोई बाहरी शक्ति, जिसे मात्र देश कहते हैं, वो देश लेने लगे तो वहाँ पर उपनिवेशवाद की शुरुआत होती है। जब वह पूरी तरह से उसमें कब्जा कर लेता है और उसके क्षेत्रों का भी इस्तेमाल करने लगता है तो फिर उसे साम्राज्यवाद कहा जाता है। तो व्यापार जैसे आज के समय में हम देखते हैं कि बहुत सारी कंपनियों का किसी भी सेक्टर में मोनोपोली है। मोनोपोली बोलते हैं एकाधिकार को। जैसे फेसबुक हो गई, जो गूगल है, जैसे जो मार्क जकरबर्ग हैं, वो फेसबुक के संस्थापक हैं। फेसबुक के पास व्हाट्सएप का भी अधिकार है, फेसबुक के पास में इंस्टाग्राम का भी अधिकार है। मतलब तीनों कंपनियों का मालिक एक ही व्यक्ति है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि सोशल मीडिया में एक बड़ा अधिकार उनके पास है। लेकिन यहाँ पर ऐसा अधिकार है कि एक व्यक्ति, मतलब कोई नवाचार करना चाहे तो वो कर सकता है और पूरी तरह से नियंत्रण नहीं है। लेकिन जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की आर्थिक क्रियाओं पर पूरी तरह से नियंत्रण कर लेता है कि अब तुम्हें 1 रुपये भी चाहिए तो तुम्हें मुझसे मांगने होंगे, भले ही वो तुम्हारे ही पैसे क्यों ना हो, तो वहाँ पर उपनिवेशवाद की शुरुआत होती है। और जब क्षेत्रों पर भी कब्जा कर लिया जाता है तो वहाँ पर साम्राज्यवाद की शुरुआत होती है। तो यहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारी के तौर पर भारत आई और फिर उसने उस व्यापार को उपनिवेशवाद में बदला और फिर उस उपनिवेशवाद को साम्राज्यवाद में बदला। अब इसके कौन कौन से चरण हैं? मुख्य रूप से इसके 3 चरण देखने को मिलते हैं। पहला, वाणिज्यिक पूंजीवाद 1757 से 1813 ईस्वी तक। यहाँ पर कंपनी का एक अधिकार होता है। फिर 1813 से 1860 ईस्वी तक औद्योगिक पूंजीवाद। फिर तीसरा जो चरण होता है वह वित्तीय पूंजीवाद होता है, जो कि 1860 से 1947 तक हम इसे देख सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम एक एक करके बात करेंगे। यहाँ पर उपनिवेशवाद को एक बार और पढ़ लीजिए। किसी शक्तिशाली देश द्वारा अपने से कमजोर देश की आर्थिक क्रियाओं पर नियंत्रण करते हुए उस पर अपनी आर्थिक प्रभुसत्ता थोपना, यानी कि अब तुम्हारे किसी भी खर्च का जिम्मेदार कौन होगा? हम होंगे। तो उसे उपनिवेशवाद कहा जाता है। इस प्रक्रिया में मात्र देश, यानी कि जो कब्जा करने वाला देश है, शक्तिशाली देश है, जैसे हमारे संदर्भ में ब्रिटेन मात्र देश था और हम उसके उपनिवेश थे, द्वारा अपने उपनिवेश का आर्थिक शोषण किया जाता है। वाणिज्यिक उपनिवेशवाद की बात करें, यहाँ पर वाणिज्यिक उपनिवेश यानी कि पूंजीवाद की बात करें तो 1757 से 1813 तक ये रहा। इस चरण में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा वाणिज्यवादी नीति से प्रेरित होकर व्यापारी कंपनी से एक आर्थिक शक्ति बनने का प्रयास हम देखते हैं। आर्थिक शक्ति बनने के लिए उसने भारत में अपनी सभी व्यापारिक प्रतिस्पर्धी कंपनियों को पराजित कर दिया। उन्होंने फ्रांसीसियों को, डचों को, पुर्तगालियों को और जो और भी दूसरी कंपनियां आई थी, स्वीडिश आई थी, डेनिश आई थी, उन सभी को उन्होंने पराजित करके भगा दिया। इसी चरण में ईस्ट इंडिया कंपनी ने वाणिज्यिक नीति से प्रेरित होकर भारत के साथ होने वाले व्यापार में बुलियन यानी कि सोना, चांदी व बहुमूल्य धातुओं के संरक्षण पर बल दिया।
इसके लिए कंपनी ने क्षेत्र विस्तार की नीति अपनाई। यही कारण है कि हम देखते हैं कि 1757 से लेकर ये वार हेस्टिंग्स तक 1818 तक हम लगातार युद्ध देखते हैं। बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, मैसूर के साथ युद्ध, कर्नाटक के साथ युद्ध, मराठों के साथ युद्ध और भी क्षेत्रों के साथ युद्ध। हम देखते हैं कि एक छोटे से बंगाल क्षेत्र से निकलकर कंपनी एक बड़े भूभाग पर कब्जा यहाँ पर जमा लेती है और इस क्षेत्र में इस तरह के गवर्नर जनरलों को भेजा गया जो इस तरह की नीतियों का अनुसरण करते थे, यानी कि साम्राज्यवादी नीतियों का काम करते थे। यहाँ पर इस बात का भी ध्यान में रखना कि अंग्रेज़ों का, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का या फिर इंग्लैंड में बैठे वहाँ के नेताओं का ये उद्देश्य नहीं था कि ये भारत में साम्राज्य विस्तार करे, जिस उद्देश्य से हमारे यहाँ के राजा महाराजा करते थे। उनका उद्देश्य था भारत से ज़्यादा धन लूटना। इसलिए उन्होंने उपनिवेशवाद पर ज़्यादा ध्यान दिया, यानी कि उन्होंने किसी राजा को पराजित किया तो उन्होंने ये प्रयास किया कि प्रशासनिक कार्य वो उसी के ज़िम्मे थोप दे और सिर्फ कर या फिर जो राजस्व वसूली का काम है वो अपने हाथ में ले, ताकि उन्हें बिना किसी झंझट के ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स मिले और अगर कोई विद्रोह भी हो तो जनता राजा को दोषी समझे। यहाँ पर दूसरा चरण आता है औद्योगिक पूंजीवाद का 1813 से 1860 ईस्वी। इस चरण में औद्योगिक क्रांति से उत्पन्न ब्रिटिश वस्तुओं को भारतीय बाजार में खपाने के प्रयास शुरू हो गए। अब यहाँ पर क्या किया इन्होंने, बहुत ज़्यादा इन्होंने भारत में उपनिवेश साम्राज्य विस्तार कर लिया, बहुत सारे क्षेत्र इनके हाथ में हो गए और 1825 के आसपास 1825-30 से वहाँ पर इंग्लैंड में विश्व में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हो जाती है। औद्योगिक क्रांति के अलग अलग चरणों में बहुत सारे नए नए अनुसंधान होते हैं, नई नई खोजें होती हैं। छापे खाने का आविष्कार हो जाता है, वहाँ पर प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हो जाता है, सिलाई मशीन का, बहुत सारे यहाँ पर आविष्कार होते हैं, औद्योगिक क्रांति होती है। भारत में इन्हें बड़ा क्षेत्र मिल चुका था तो बड़े पैमाने पर कच्चा माल ये ले जा रहे थे। अब इनके पास में बहुत ज़्यादा उत्पादन तो हो गया था लेकिन इनके पास में बाजार नहीं था। ब्रिटेन की आबादी बहुत कम थी तो वहाँ पर ये कर नहीं सकते थे। यूरोप में स्थिति ऐसी नहीं थी कि वहाँ पर ये व्यापार करे और मुनाफे में रहे, इसलिए इन्होंने प्रयास किया कि ये भारत से कच्चा माल ले जाएंगे, वहाँ पर बनाएंगे और फिर वापस भारत में लाकर बेचेंगे। तो इस दौर में इन्होंने भारत को न केवल एक उपनिवेश के रूप में देखा बल्कि इस काल में इन्होंने भारत को एक नए बाजार के रूप में भी देखा। इस चरण में औद्योगिक क्रांति से उत्पन्न ब्रिटिश वस्तुओं को भारतीय बाजार में खपाने के लिए प्रयास शुरू हुए। इसके लिए ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर 1813 के एक्ट में मुक्त व्यापार की नीति अपनाई गई। हम सोचते हैं कि ये भारत के लोगों पर दया खा के इन्होंने किया या फिर किसी अधिकारी के उपज की बात थी। कई बार चीज़ें बहुत एक दूसरे से कनेक्ट होती है। अगर आपने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी होगी और आपने पढ़ा होगा कि इस समय पर इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति चल रही थी तो आप इस चार्टर एक्ट को बहुत आसानी से समझ पाएंगे जो 1813 में आया था। 1813 एक्ट में क्या कहा गया था कि अब इनके व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि इस समय पर इंग्लैंड में इतना ज़्यादा उत्पादन हो रहा है कि उस उत्पादन को सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अकेले नहीं संभाल सकती, इसलिए इन्होंने व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिए। अब कोई भी ब्रिटिश व्यक्ति भारत में आकर व्यापार कर सकता था। इस चरण में तेजी से साम्राज्य विस्तार किया गया। हम देखते हैं कि इस चरण में हमें वारेन जो हेस्टिंग्स है 1813 से 1823 देखने को मिलता है और 1848 से 1854 के दौरान हमें लॉर्ड डलहौजी दिखता है जो कि बहुत ज़्यादा ये क्षेत्र विस्तार करते हैं। सिख, सिंध ये अधीन होते हैं, मराठे अधीन होते हैं, हैदराबाद, मैसूर ये सभी पहले ही अधीन हो चुके होते हैं। बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर ये क्षेत्र विस्तार की नीतियों को अपनाते हैं। इस चरण में ही हम देखते हैं कि साम्राज्य विस्तार के लिए ये
अंधाधुंध कोई सी भी नीतियाँ लाने को तैयार थे। जैसे डलहौजी लाता है गोद निषेध, कुशासन, कोई भी आरोप लगाकर किसी भी हथकंडे से ये बस राज्य विस्तार करना चाहते थे। क्यों? क्योंकि इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा बाजार फैलाना था। ब्रिटिश माल की खपत के लिए 1813 ईस्वी के एक्ट में ईसाई मिशनरियों को संरक्षण देते हुए उन्हें ईस्ट धर्म प्रचारक के रूप में भेजा गया। इसी प्रकार रेलवे का विकास हुआ और इसी काल में हम देखते हैं कि ये जो समय है ये बहुत ज़्यादा समाज सुधार का काल है। पहले भी समाज सुधार की मांग उठती रही, लेकिन अंग्रेज़ों ने उन्हें नज़रअंदाज किया। लेकिन यहाँ पर खुद अंग्रेज भारतीयों के बीच समाज सुधार का प्रचार करने का प्रयास कर रहे हैं। राजा राम मोहन राय ने कहा सती प्रथा खत्म करो, तो विलियम बेंटिंक ने बोला जी हाँ मैं कर दे रहा हूँ। विद्यासागर ने कहा कि पुनर्विवाह होना चाहिए, तो यहाँ पर डलहौजी ने कहा हाँ बिल्कुल पुनर्विवाह होने चाहिए। यहाँ पर कहा गया कि दास प्रथा बंद होनी चाहिए, तो होनी चाहिए। यहाँ पर कहा गया कि पशु हत्या, नर बलि ये खत्म होनी चाहिए, शिशु हत्या खत्म होनी चाहिए, तो अंग्रेजों ने कहा जी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इस समय पर और इसी समय पर हम क्यों देखते हैं कि मैकाले कोड आता है। मैकाले कोड बाद में भी आ सकता था या पहले भी आ सकता था, इसी समय पर क्यों आया? क्यों? क्योंकि अब ब्रिटेन के पास में बहुत सारा बाजार है, बहुत सारा उत्पादन है, लेकिन कोई उनके माल को खरीदेगा क्यों? आप अच्छे खासे धोती कुर्ते में खुश हैं, आपके पास में थोड़ी बहुत बचत है, आप जब धोती कुर्ते में खुश हैं तो आप जीन्स पैंट क्यों लेंगे? इसके लिए उन्होंने क्या किया कि मैकाले शिक्षा पद्धति लाई। समाज सुधार के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय समाज का पाश्चात्यकरण करना शुरू किया और उन्होंने ये फैसला किया कि अंग्रेजी शिक्षा के दो उद्देश्य प्रमुख थे। पहला, उन अधिकारियों का निर्माण करना जो देखने में तो भारत जैसे भारतीय हों, लेकिन अंदर से उनके खूनों में अंग्रेज़ों का खून दौड़ रहा हो, यानी कि वो अंग्रेज़ों के और भारतीयों के बीच में एक कड़ी का काम करें और अंग्रेज़ों के पक्ष में रहें। और दूसरा ये भी कारण था कि भारत में ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेजियत का फैलाव किया जाए, यूरोपीयकरण किया जाए। क्यों? क्योंकि जब आपको पता लगेगा, आप इंग्लिश में कुछ बोलोगे, आप यूरोप के बारे में जानोगे, तो आप सोचोगे यार कि भाई मैं भी उनकी तरह कपड़े पहनूं। तो यही कारण है कि अपने माल को बेचने के लिए उन्होंने एक माहौल क्रिएट किया ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षित हों और ज़्यादा से ज़्यादा एक यूरोपीय सामान को खरीदें। समझे? तो इतिहास में कोई भी सामान्य रूप से घटित नहीं हो जाता कि ये यूं ही घटित हो गया। जब आप और दूसरी घटनाओं को पढ़ते हैं और लिंक करते हैं तब आपको पता लगता है कि इसके पीछे एक विचारधारा चल रही थी। दोस्तों, इसी प्रकार रेलवे का विकास हुआ। रेलवे का विकास भी क्यों हुआ? ताकि इनके माल को जगह जगह पहुंचाया जा सके, जगह जगह से कच्चे माल को लाया जा सके। अंग्रेजी शिक्षा का विकास हुआ। क्यों? ताकि अंग्रेजी शिक्षा के जरिए पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव भारतीयों पर छोड़ा जा सके, जो कि हुआ। समाज सुधार आज भी आप देखिएगा, आप किसी क्लास में जाएंगे, आपकी क्लास में कोई अगर सलवार सूट पहनकर कोई यानी कि ऐसे ही ट्रेडिशनल ड्रेस में अगर जो हमारी पारंपरिक ड्रेस हैं उनमें अगर कोई लड़का या लड़की आपको बैठा हुआ दिखेगा तो आप उसको थोड़ा अलग नज़र से देखेंगे कि भाई ये कैसा है, देहाती गंवार टाइप का है, ये यही पहन के आ गया। लेकिन अगर कोई अच्छे से कोट या टाई पहनकर आया होगा या फिर कोई आपके सामने थोड़ा सा इंग्लिश में बात कर लेगा तो आप सोचेंगे कि यार भाई ये बहुत इंटेलिजेंट होगा। इंग्लिश बोलने वाले गधे नहीं होते, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। अंग्रेज़ी एक अच्छी भाषा है, लेकिन अपनी भाषा को पूरी तरह भूल जाना और दूसरी भाषा पर निर्भर हो जाना, जहाँ पर अपनी भाषा से भी काम चल सकता था वहाँ पर भी दूसरी भाषा पर निर्भर रहना, ये बेवकूफ़ी है। जैसे आप और मैं हिंदी में बोल रहा हूँ तो आप हिंदी सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। अब अगर आप हिंदी नहीं समझते और मैं अंग्रेज़ी बोलता तो आपके लिए बेहतर होता। लेकिन अब जब आप हिंदी समझ रहे हैं और मैं बिना फालतू में अंग्रेज़ी में बोले जा रहा हूँ, तो भाई आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि भाई ये कैसा आदमी है। और कहीं ना कहीं आप ये भी सोचेंगे कि भाई बहुत इंटेलिजेंट है यार, इंग्लिश में बात कर रहा है। लेकिन यहाँ पर जो इस तरह की मेंटलिटी हमारी बनी है वो यहीं पर से शुरुआत हुई और आज भी हम इसी मेंटलिटी में जकड़े हुए हैं, जो बहुत ही समय के साथ साथ धीरे धीरे समाप्त होगी।
अब यहाँ पर लॉर्ड हेस्टियस, ऑकलैंड तथा डलहौजी जैसे गवर्नर जनरलों की नीति इसी संदर्भ में हमें देखने को मिलती है। इस चरण में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा साम्राज्य का विस्तार चरम स्तर पर हमें देखने को मिलता है और इस समय पर भारत के लगभग संपूर्ण भूभाग पर ये कब्जा कर लेते हैं। अब तीसरे और अंतिम इस छोर में आते हैं वित्तीय पूंजीवाद, जो कि 1860 ईस्वी के बाद से शुरू होता है। उपनिवेशवाद यानी कि साम्राज्य विस्तार की नीतियाँ ये यहाँ पर अपनाते हैं और इसका चरम विकास औद्योगिक पूंजीवाद की प्रखर दोपहरी में नहीं था। यहाँ पर एक राइटर ये बात कहते हैं कि उपनिवेशवाद साम्राज्य विस्तार का चरम विकास औद्योगिक पूंजीवाद की प्रखर दोपहरी में निहित था। इस चरण में ब्रिटिश सरकार द्वारा अपने भारतीय उपनिवेश पर कठोर नियंत्रण स्थापित करते हुए भारतीयों में बढ़ती राजनीतिक जागरूकता व राष्ट्रवादी भावना को कुचलने का प्रयास किया जाता है। इस चरण में 1860 ईस्वी तक ब्रिटेन के अलावा जर्मनी, इटली और अमेरिका, जापान जैसे देश भी औद्योगिकृत हो चुके थे। यहाँ पर यूरोप में इंग्लैंड के बाद जो दूसरा देश जिसमें औद्योगिक क्रांति आती है वो फ्रांस होता है और वहीं यूरोप में सबसे आखिर में जो औद्योगिक क्रांति आती है वो सोवियत संघ यानी कि रूस में आती है। वहीं भारत में इसका प्रभाव सिर्फ इसलिए मिलता है ताकि अंग्रेज अपने उपनिवेशवाद को, अपने साम्राज्यवाद को बढ़ावा दे सके, वो क्रांतियों को दबा सके, कच्चे माल को एक स्थान से दूसरे स्थान जो बंदरगाह है वहाँ तक ले जा सके और पके हुए माल को बंदरगाहों से अपने बाज़ारों तक ले जाया जा सके। यही कारण है कि आप इस समय के जितने भी रेलवे ट्रैक देखेंगे या तो वो समुद्र के किनारे आपको देखने को मिलेंगे या फिर दो प्रमुख व्यापारिक शहरों को जोड़ते हुए आपको नज़र आएंगे। वैश्विक स्तर पर उद्योगों की प्राप्ति के लिए होड़ यहाँ पर मची हुई थी। ऐसी स्थिति में ब्रिटिश शासक द्वारा अपने आर्थिक हितों को सुरक्षित रखने के लिए भारतीयों पर अपना नियंत्रण यहाँ पर कठोर किया जाता है। 1860 ईस्वी तक इंग्लैंड के उद्योगपति औद्योगिकीकरण के बाद भारी मुनाफा कमा चुके थे, जिसे वे पुनः निवेश करना चाहते थे। ब्रिटिश पूंजी के इस निवेश के लिए इंग्लैंड व यूरोप के बजाय भारत जैसा उपनिवेश ज़्यादा लाभदायक था, क्योंकि यहाँ कच्चे माल, बाजार की उपलब्धता और सस्ता श्रम भी अधिक मात्रा में उपलब्ध था। यही कारण है कि इस चरण में ब्रिटिश पूंजी भारत के विभिन्न क्षेत्र जैसे रेलवे, जहाजरानी, खनन क्षेत्र, सूती एवं रेशमी वस्त्रोद्योग, चाय बागान आदि में हमें देखने को मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पर जो सरकार रहती है वो इन्हें थोड़ा सा मुनाफा भी ज़्यादा देती है, इसके चलते यहाँ पर ज़्यादा निवेश होता है। और यही कारण है कि हम देखते हैं कि 1858 में महारानी का घोषणा पत्र आता है। क्यों? क्योंकि इस समय पर ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर जो इंग्लैंड है वह नहीं चाहता है कि भारत में किसी भी प्रकार का विद्रोह हो, क्योंकि यहाँ पर बड़ी मात्रा में वो अपने पके हुए माल को भारत जैसे बड़े व्यापार बाजार पर लाकर लाद रहे हैं और इससे वे मुनाफा कमा रहे हैं। अगर बार बार विद्रोह होंगे तो ऐसा वे नहीं कर पाएंगे। यही कारण है कि यहाँ पर नाम मात्र की सत्ता परिवर्तन की जाती है और गवर्नर जनरल जो कैनिंग होते हैं उन्हीं को कहा जाता है कि अब ये आपके गवर्नर जनरल हम हटा दे रहे हैं और अब वायसराय आपके होंगे, और वो भी कौन होंगे? कैनिंग ही होंगे। तो यहाँ पर से भारतीय विद्रोह को समाप्त करने का काम किया जाता है ताकि भारत में जो व्यापार अंग्रेज़ों का चल रहा है, जो उनका बाजार चल रहा है, वो और अच्छे तरीके से चल पाए। ब्रिटिश सरकार ने इस पूंजी को संरक्षण देने के लिए बैंकिंग एवं बीमा प्रणालियाँ, वन कानून आदि तरीके स्थापित करते हुए ब्रिटिश पूंजी को संरक्षण देने के लिए भारतीय उपनिवेश पर अपना नियंत्रण कठोर किया। इस चरण में हम लिटन, डफरिन एवं कर्जिन जैसे जो गवर्नर जनरल हैं उन्हें हम देखते हैं। यहाँ पर डलहौजी को जहाँ आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है, वहीं भारतीय रेलवे के विकास में सबसे ज़्यादा योगदान हमें कर्जन का मिलता है। कर्जन के समय में ही सबसे ज़्यादा भारत में रेलवे का विकास होता है। रेलवे बोर्ड की स्थापना कर्जन के समय पर होती है, जो आज भी चल रहा है। बहुत सारे डेवलपमेंट हम कर्जन के समय पर देखते हैं। वहीं लिटन की बात करें तो लिटन के समय पर
1978 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट देखते हैं, साथ ही साथ शस्त्र निषेध एक्ट, और ये जो आईएएस जो सिविल सर्विस की उम्र रहती है 21 वर्ष, उसे घटाकर ये 19 वर्ष कर देते हैं। और उस समय पर सिविल सर्विस की परीक्षा लंदन में होती थी, तो 19 साल की उम्र में लंदन जाकर सिविल सर्विस की परीक्षा देना और उसे पास करना, ये बहुत कठिन काम कर बनाने का काम यहाँ पर लिटन करता है। और साथ ही साथ जो डफरिन है, डफरिन के समय पर कांग्रेस की स्थापना होती है। तो यहाँ पर यह चीज़ें बहुत ही ज़्यादा क्लियर हम ये समझ सकते हैं कि किस तरह से उपनिवेशवाद के अलग अलग चरण इंग्लैंड की संसद द्वारा उनके दिमाग की उपज थी कि किस समय पर किस एक्ट को लाना है और किस समय पर किस तरह का माहौल क्रिएट करना है। तो इतिहास न सिर्फ फैक्ट और न सिर्फ तथ्य होते हैं, बल्कि इतिहास उन विचारधाराओं को भी हम समझ सकते हैं जिनके दम पर हमें ये पता लगे कि वास्तविक रूप में उस काल में क्या चल रहा था। और इतिहास समझने का सबसे बेहतर तरीका है कि समकालीन घटनाओं को भी समझना। जैसे कि हम ये देखते हैं कि 1860 तक जो प्रथम चरण चल रहा था, वहाँ पर भारत में उपनिवेशवाद की शुरुआत हो रही थी। वो क्यों हो रही थी? क्योंकि इंग्लैंड में इस समय पर औद्योगिक क्रांति चल रही थी, और उस औद्योगिक क्रांति का परिणाम था भारत में उपनिवेशवाद, नए बाज़ारों की शुरुआत का होना।